सो हेलो एवरीवन। हम अपने एंशियंट हिस्ट्री के वीडियो नंबर 4 में आज पारसी ऑब्लिक यहूदी धर्म को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 180। भारत का एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? आंसर है महाराष्ट्र। जोरोस्ट्रियन यानी पारसी धर्म को मानने वाली अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। इस धर्म के संस्थापक महात्मा ज़रयूष्ट्र हैं। भारत में इसे पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है, जो ईरान का प्राचीन काल के प्रचलित धर्म है जो ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। यानी कि ईरान में जो प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है वो कौन सा है? पारसी। क्वेश्चन नंबर 181 जैन अवेस्टा के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जैन अवेस्ता किससे संबंधित है? आंसर है पारसी धर्म। जैन अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जैसे कि बाइबल होता है क्रिश्चियंस में, ना गुरु ग्रंथ साहब होता है सिख धर्म में, वैसे ही जैन अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। फारसी धर्म के पैगंबर ज़रयूष्ट्र ईरानी थे, मतलब इस धर्म के जो पैगंबर थे वो ईरान से जुड़े हुए थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। क्वेश्चन 182 यहूदी धर्म किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी जो है वो यहूदी धर्म का पालन करते हैं। यहूदियों का एकेश्वरवादी धर्म यहूदी धर्म है, जिसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के माध्यम से प्रेषित करता है। यहूदी लोग अब्राहम, इशाक और जेकब को अपना पितामह मानते हैं। मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं, मतलब यहूदी लोग मूसा को मुख्य पैगंबर उसे कहते हैं जो ईश्वर का संदेश इस लोक में लाता है, यानी कि मीडिएटर। यहूदी धर्म इजराइल और हिब्रू भारतीयों का राज धर्म है। क्वेश्चन नंबर 183 निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? आंसर होगा तोरा। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी हिब्रू और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है। यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। किसे कहते हैं? तो ये जो तनख है इसको तालमुद या तोरा भी कहते हैं। त्रिपिटक का संबंध तो बौद्ध धर्म से है। हम अपनी पिछली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं त्रिपिटक के बारे में। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? त्रिपिटक के अंतर्गत आता है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक का वर्णन मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, जबकि धर्मपद सुत्त पिटक का ही एक भाग है। तो चलिए अब हम आगे मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चंस काफी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्यकालीन नगर प्रशासक के प्रशासनिक प्रमुख को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो इसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित एक पुस्तक थी जिसे चाणक्य द्वारा लिखा गया था। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है, लेकिन इसका टॉपिक, इसका विषय जो था वो राजनीति से संबंधित था, जो इसमें अंदर दिया गया था, स्पेशली मौर्य धर्म से। तो इसमें बोला गया कि अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्यकालीन नगर प्रशासक के प्रशासनिक प्रमुख को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो क्या होता था कि जैसे जो साम्राज्य होता था उसमें अलग अलग विषयों के जो प्रमुख हुआ करते थे, तो उसमें से जो प्रशासनिक प्रमुख थे उसे किस नाम से जाना जाता था मौर्य काल में? तो आंसर है नागरिक नगर प्रशासन के प्रशासनिक प्रमुख होते थे। प्रादेशिक प्रांत के छोटे क्षेत्रों का प्रशासक था, तो प्रांत के जो छोटे क्षेत्र होते थे उसके प्रशासक को प्रादेशिक बोला जाता था। स्थानिक या गोपा सड़क, सिंचाई, जल प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं की देखरेख करने वाले को स्थानिक या गोपा कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 185, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी? तो आंसर है हमारा 322 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का पतन करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य साम्राज्य से पहले भी और साम्राज्य थे, जैसे कि हमारा सबसे हर्यक वंश था, फिर शिशुनाग वंश था, फिर नंद वंश था, उसके बाद फिर मौर्य वंश आता है। तो मौर्य वंश कैसे आया? तो नंद वंश का पतन करने के बाद मौर्य वंश की स्थापना की गई। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। पश्चिम उत्तर मतलब पश्चिम और उत्तर में कहाँ तक फैला था? तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। अशोक इस वंश का सबसे महान शासक था। किस वंश का? मौर्य वंश का। चलिए क्वेश्चन नंबर 186 देखते हैं। किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे थे? मतलब कि किस मौर्य साम्राज्य के शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारकों को भेजा था? तो आंसर होगा अशोक। मौर्य शासक सम्राट अशोक ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे थे। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो कलिंग युद्ध का जो विवरण वो हमें 13वें शिलालेख में मिलता है अशोक के। तो अशोक ने क्या किया कि जब कलिंग युद्ध हुआ तो उसमें बहुत नरसंहार हुआ, मतलब बहुत से लोगों की मृत्यु हुई या वो शहीद हुए। उसके बाद उसका मन जो है व्यथित हो गया और उसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया और उन्होंने इसके सिद्धांतों को पूरे विश्व में फैलाने का बीड़ा उठाया। किसके सिद्धांतों को? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 187 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो वंश का शासक था उसके बाद कौन आया जिसने 297 से लेकर 273 ईस्वी पूर्व के बीच शासन किया? तो आंसर होगा बिंबिसार। क्रम क्या था मौर्य वंश में शासक का? चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंबिसार, उसके बाद फिर अशोक, इसी तरह से आगे था। तो क्वेश्चन का आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो आंसर होगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था जिसने 297 से लेकर 273 ईस्वी के बीच में शासन किया था। वह मौर्य वंश का दूसरा शासक था। पहला कौन था? पहला चंद्रगुप्त मौर्य था और सम्राट अशोक का पिता था, क्योंकि तीसरा शासक कौन था? अशोक था। बिंदुसार को मित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ आप इसे ध्यान रखिएगा, कई बार हमें पूछ लेता है कि मित्रघात किस शासक को कहा जाता है? तो आंसर होगा बिंदुसार। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध है? अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध है? यानी बिंदुसार अशोक को क्या कहता था? तो पुत्र। अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अशोक का शासनकाल मौर्य साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था जिसमें उन्होंने शांति, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। अशोक को उसके अभिलेखों में देवा नाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी, देखने में सुंदर तथा राजा आदि कहा गया है। किसमें कहा गया? अभिलेखों में अशोक को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है, जिसमें से एक है देवा नाम प्रियदर्शी, दूसरा है प्रियदर्शी। कई बार क्वेश्चन अलग से पूछता है कि देवा नाम प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? तो आंसर होगा अशोक को। या यूं ही पूछा जाता है कि प्रियदर्शी किसे कहा जाता था? तो वो अशोक को। तो ज़्यादातर तो क्वेश्चन बनता है देवा नाम प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? वह अशोक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा शिल्पकार संघ नहीं था? शिल्पकार संघ नहीं था। ओके, तो आंसर होगा हमारा बी, क्योंकि शिल्पकार जो होता है वो किसी चीज़ का निर्माण करता है ना, तो उसमें जो है वो ज्योतिषी कोई निर्माण नहीं करता है, इसलिए वो शिल्पकार संघ में शामिल नहीं था। जबकि बढ़ई, कुम्हार और साहूकार और व्यापारी ये शिल्पकार संघ में शामिल थे। मौर्य काल में ज्योतिषी शिल्पकार संघ की श्रेणी में नहीं आता था। मौर्य काल में ज्योतिषी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिसमें यूनानी ज्योतिषीय विचारों
का प्रभाव भारतीय ज्योतिषी पर पड़ा। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अशोक का जो स्तंभ था, अशोक का जो स्तंभ था, मतलब देखो मौर्य वंश में जो स्थापत्य कला में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है वो है स्तंभ। स्तंभ मतलब कोई एक खंभा लाइक खंभा होता था, उस पर कुछ सिंबल्स बने होते थे ना, तो वही है। और जैसे हम गुप्त काल में सबसे इम्पोर्टेंट स्थापत्य क्या मानते हैं, मंदिर निर्माण को मानते हैं, वैसे ही अशोक काल में स्तंभ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पूछा गया कि वो स्तंभ में निर्मित जो सामग्री थी, मतलब प्रयोग की गई सामग्री, वो कौन सी थी? तो आंसर होगा इसमें डी, वे मुख्यतः पत्थर से बने थे। मुख्यतः पत्थर मतलब मेजरली कई अधिक संख्या में वो पत्थर के थे, इसीलिए बोला गया कि मुख्यतः पत्थर से बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के निर्माण में किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था? आंसर है चांदी। तो मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के निर्माण में किस धातु का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता था? तो वो है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षत्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से काठियावाड़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध है? जीर्णोद्धार मतलब होता है रिनोवेशन, कुछ नया कराना, कुछ मरम्मत कराना, ताकि जो स्थिति है उससे बेहतर स्थिति हो जाए। तो आंसर होगा डी, रुद्रदामन प्रथम। सुदर्शन झील, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जामों में सुदर्शन झील से क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये कुछ अलग था, कुछ नया था उस काल में निर्मित, तो इस वजह से इसे क्वेश्चन बनता है। सुदर्शन झील गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इस झील का जीर्णोद्धार कई शासकों ने करवाया, मतलब समय समय पर कई सारे शासक हुए हैं जिन्होंने इस झील की मरम्मत कराई। जीर्णोद्धार कई शासकों ने कराया, जिसमें अशोक, रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त शामिल है। कई बार तो पूछ लेता है कि सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार से संबंधित शासक कौन कौन से हैं, अलग से पूछ लेता है। तो याद रखिएगा 3 शासक, निर्मित तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, लेकिन उसमें जो है उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो वो अशोक, रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त शामिल हैं। पश्चिम क्षत्रप वंश के शासक रुद्रदामन प्रथम ने 150 ईस्वी पूर्व में लगभग सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार बिना बंधुआ मजदूर के करवाया, जिसका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। तो इसमें कहा गया कि जब ये रुद्रदामन प्रथम ने 150 ईस्वी पूर्व में लगभग सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, तो उन्होंने बंधुआ मजदूर के जरिए इसका काम नहीं करवाया था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 193, मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासक किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी? मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी? तो आंसर है प्रादेशिक। देखिए क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी बना है कि जिले का प्रशासनिक अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? तो प्रादेशिक। यहाँ फिर से थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया कि प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी हुआ करती थी? तो वो है प्रादेशिक, है ना। आंसर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओवरऑल जिले स्तर पर नहीं पूछा गया है, प्रशासनिक प्रमुख अधिकारी नहीं पूछा गया, जिले का पूछा गया, तो वो प्रादेशिक था। जबकि वहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने देखा था वह नागरिक था। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन प्रादेशिक की जिम्मेदारी होती थी। यह जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था। कोषाध्यक्ष, यह राजकोष से संबंधित मामलों को देखता था। राजकोष मतलब राज्य का कोष, ठीक है ना। पुरोहित, यह राजा का धार्मिक सलाहकार और पुजारी होता था। युक्त, यह प्रादेशिक के अधीन एक अधीनस्थ अधिकारी होता था। यह प्रादेशक के अधीनस्थ मतलब कि जैसे नागरिक हो गया, फिर प्रादेशिक हो गया, फिर उसके नीचे जो होता था उसको युक्तक कहा जाता था। यह प्रादेशिक के अधीन एक अधीनस्थ अधिकारी होता था। अधीनस्थ मतलब उससे नीचे, उसके अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से किस अधिकारी को अकाराध्यक्ष के नाम से जाना जाता था? अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष मौर्य साम्राज्य में खानों और
खान मतलब जहाँ से मिनरल वगैरह की माइनिंग की जाती है। तो खानों और खनिजों के प्रबंधन का प्रभारी अधिकारी होता था, मैनेजमेंट करने वाला एक प्रमुख अधिकारी था। कौन था वो? आंसर होगा डी, खानों के अधीक्षक, अकारा अध्यक्ष। मौर्य काल में क्वेश्चन जो बनते हैं वो वहाँ के जो वो प्रशासन से संबंधित अधिकारी हुए थे, मैनेजमेंट से संबंधित जो अधिकारी हुआ करते थे, उनका नाम और उनका विषय भी पूछता है। तो उसी में से ये क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे पहले नागरिक पूछा, फिर प्रादेशिक पूछा, अब यहाँ पे पूछा है कि खान और तो अकारा अध्यक्ष जो किससे संबंधित था? तो खान और खनिजों से। ठीक। यह अधिकारी साम्राज्य में खनन गतिविधियों की देखरेख करता था। खनन माइनिंग एक्टिविटीज की देखरेख करता था। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। कौन? सीता अध्यक्ष। राजुक भू राजस्व और भूमि रिकॉर्ड का अधिकारी होता था। भू राजस्व और भूमि रिकॉर्ड का, जैसे आज के टाइम में भू रिकॉर्ड का विषय जो है लेखपाल से संबंधित होता था, तो मौर्य काल में उस अधिकारी का क्या नाम होता था? तो राजुक। समस्थानाध्यक्ष वो था बाजार का निरीक्षक। ठीक है। पौतवाध्यक्ष क्या था? माप और वजन का निरीक्षक। मतलब कि जो आबकारी विभाग से संबंधित विषय नहीं होते थे उस टाइम में उसका कार्य कौन करता था? पौताध्यक्ष। माप और वजन से निरीक्षण माप और वजन का निरीक्षक, मतलब कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है उससे संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा पाटलिपुत्र। तो जब हमने देखा था कि उदयन जो था शासक, उसने राजगीर से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र कर ली, तो तब से ये पाटलिपुत्र ही रहा। तो अशोक के शासनकाल के दौरान जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। उदयन जो था वो हर्यक वंश से संबंधित शासक था, और अशोक जो मौर्य वंश से। तो अशोक मौर्य वंश का महान शासक था। इसके शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक के ही शासनकाल में कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मौर्य काल के दौरान केवल नगद में भुगतान किए जाने वाले कर को निम्नलिखित में से कौन से मतलब नाम से जानते थे? तो वो याद रखिएगा, जो कर होता था वो नगद में, मतलब कोई वस्तु नहीं दी जाती थी, उसके एवज में कोई सेवा नहीं दी जाती थी। क्या दिया जाता था? कर वो नगद रूप में दिया जाता था। तो उसे किस नाम से जानते थे? मतलब उस कर को किस नाम से जानते थे? तो आंसर होगा हिरण्य। मौर्य काल के दौरान हिरण्य नामक कर को केवल नगद में भुगतान किया जाता था। बलि यह कृषि उपज का लगाया जाने वाला कर था। मतलब जो बलि था कर, वो कृषि उपज पर लगाया जाता था, जिसे कृषि उपज का एक छठा भाग लिया जाता था। तो यहाँ पे देखिए, जो बलि था वो कृषि उपज पे लगता था, और कृषि उपज का 1/6 मतलब छठवां भाग लिया जाता था कर के रूप में। कर यह केवल फलों और फूलों के बगीचों पर लगाया जाता था। तो कर जो था, देखिए वैसे कर तो टैक्स होता है, लेकिन कर एक नाम भी दिया गया है। वो किस पे लिया जाता था? वो फल और फूलों मतलब बगीचों पर लगाया जाता था, बगीचों से उत्पन्न उत्पादों पर लगाया जाता था। अशोक के पौत्र का नाम क्या था? पौत्र मतलब अशोक के पुत्र का पुत्र। तो आंसर होगा दशरथ मौर्य। अशोक के पौत्र का नाम दशरथ मौर्य था, अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्यों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाइए कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो स्थापना की थी, उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार था, उसके बाद उसका पुत्र अशोक था। तो हम पहले देखेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल लगभग 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक था। उन्होंने लगभग 25 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। मौर्य सम्राटों का कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित प्रकार है। बिंदुसार, अशोक, संप्रति बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में किलों की देखरेख करने के लिए कौन से जिम्मेदार था? मतलब मौर्य साम्राज्य में किलों की देखरेख जो करता था उस व्यक्ति का क्या नाम था, किससे संबोधित किया जाता था, और उसे शाही किले का प्रमुख भी कहा जाता था? आंसर होगा दुर्गपाल। दुर्ग मतलब किला होता है, पाल मतलब पालन करने वाला है ना, देख रेख करने वाला, तो ये नाम से आप जान जाएंगे, दुर्गपाल। मौर्य शासन व्यवस्था में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न पदों की स्थापना की गई थी। दुर्गपाल वह अधिकारी होता था जो किलों की सुरक्षा और देखरेख का प्रमुख होता था। उसे शाही किले का प्रमुख या हेड ऑफ रॉयल फोर्ट कहा जाता था। किसे? दुर्गपाल को। यह पद चाणक्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित है, जिसमें दुर्ग किले की रक्षा करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं का वर्णन मिलता है। तो ये इसका मतलब विवरण कहाँ मिलता है? तो अर्थशास्त्र, विच इज रिटन बाय चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो सबसे प्रशासनिक और छोटी इकाई वो गांव हुआ करती थी। मौर्य प्रशासनिक ढांचा 4 स्तंभों में विभाजित था। फर्स्ट था प्रांत, प्रोविंस। दूसरा था जनपद या जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट। तीसरा था नगर या कस्बा, टाउन। और चौथा था ग्राम यानी विलेज। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे ग्रामिक या ग्राम अधिकारी संचालित करता था। तो ग्राम का संचालन किसके द्वारा होता था? ग्रामिक द्वारा, है ना। ग्राम स्तर पर ही सबसे अधिक लोगों का प्रत्यक्ष प्रशासनिक संपर्क होता था। मतलब ज़्यादातर लोगों का जो मतलब रीचमेंट थी वो ग्राम स्तर पर हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 201, निम्नलिखित राजाओं में से कौन अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म का अनुयायी बन गया? आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक ने अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म अपना लिया। उन्होंने जैन धर्म के आचार्य भद्रबाहु के मार्गदर्शन में अपना शेष जीवन दक्षिण भारत, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में तपस्या करते हुए बिताया। हुआ यूँ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो अपने जीवन के अंतिम काल में, मतलब जब वो वृद्ध अवस्था में आ गया था, तो उन्होंने क्या किया, वो जैन धर्म को अपना लिया। और किसके अंतर्गत? तो भद्रबाहु जैन आचार्य थे, जिनके अंतर्गत उन्होंने आकर के जो है जैन धर्म को अपना लिया और तपस्या वगैरह की। उन्होंने संथारा यानी स्वेच्छा से मृत्यु व्रत विधि से अपने प्राण त्याग कर दिए। तो जैन धर्म में एक प्रथा होती है, प्रथा या फिर एक बोल सकते हैं एक व्यवस्था होती है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो स्वेच्छा से मतलब अपने से मृत्यु व्रत धारण करता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? संथारा। तो कई बार जैन धर्म के अंतर्गत जब क्वेश्चन बनता है तो ये भी पूछ लेता कि संथारा क्या है? तो स्वेच्छा से मृत्यु व्रत करना। मृत्यु व्रत का मतलब होता है कि अन्य जल को त्याग देना, और जितने दिन तक आप जीवित रहेंगे तब तक रहेंगे, और जब आप जल का ग्रहण नहीं करेंगे तो धीरे धीरे शरीर का जीर्णोद्धार होना रुक जाएगा और शरीर हमारा धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगा। तो उसे ही बोला गया स्वेच्छा से मृत्यु व्रत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 202। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लिया था। तो चंद्रगुप्त ने क्या अपना लिया था? तो जैन धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ में स्थित है। तो लौरिया नंदगढ़ स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे? चंपारण से। किसका? लौरिया नंदगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? चंपारण बिहार में। ठीक है, और नदी कौन सी है? तो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे। ठीक है, यह मौर्यकालीन स्तंभ है। स्तंभ मतलब खंभा, जिसे सम्राट अशोक ने धर्म लेख के तौर पर स्थापित करवाया था। धर्म लेख का मतलब है धर्म से संबंधित कोई लेख के लिए इसको स्थापित कराया था। स्तंभ के सटे क्षेत्र में अशोक द्वारा बनवाए गए 15 लघु स्तूप भी हैं। वाओ, अशोक द्वारा बनवाए गए 15 लघु स्तूप भी हैं, छोटे स्तूप। इस स्तंभ की ऊंचाई 32 फीट है, जिसके निर्माण हेतु बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है,
है ना। तो 15 लघु स्तूप भी बनवाए उसके समीप, किसने, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 से लेके 268 331 ईस्वी पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए? आंसर होगा अशोक। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए। शिलाओं और स्तंभों, ठीक है। अशोक के शिला मतलब पत्थर होता है, उस पर उत्कृत लेख को शिलालेख कहते हैं। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। तो 14 ऐसे शिलालेख करवाए गए हैं अशोक द्वारा और 8 विभिन्न स्थानों पर करवाए गए हैं। अशोक ने अपनी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित करने के लिए तथा धम्म मतलब बौद्ध धर्म में, जैसे हम धर्म बोलते हैं उसी तरह बौद्ध धर्म में, यानी कि बौद्ध धर्म की जो भाषा थी पाली, उसमें धर्म को धम्म बोला जाता था। क्योंकि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म से को अपना लिया था, तो यहाँ पे धम्म बोला गया है, धर्म की जगह धम्म बोला गया है, जो कि पाली भाषा यानी बौद्ध से संबंधित भाषा है। धम्म का प्रचार करने के लिए संपूर्ण साम्राज्य में अभिलेखों की स्थापना करवाई गई। अशोक का साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश पर्वत से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला हुआ था, यानी काफ़ी विशाल साम्राज्य पर अशोक का कब्जा था। तो उत्तर में हिंदुकुश पर्वत और दक्षिण में गोदावरी नदी, ये उसकी सीमा थी। यह प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक का पितामह कौन था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। पितामह मतलब होता है पिता का पिता, है ना, मतलब दादा। पितामह कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था। वह बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। इसे देवानाम प्रिय एवं प्रियदर्शी आदि नामों से भी जाना जाता है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व उसने कलिंग युद्ध लड़ा। और कई बार अलग से क्वेश्चन बन जाता है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा? तो 8वें वर्ष में लड़ा और विजयी हुआ। इस युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात से आहत होकर उसने युद्ध का त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। आहत मतलब उसका मन व्यथित हो गया, दुख हुआ उसे। युद्ध का त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसने भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र का नाम क्या था अशोक के? महेंद्र। और पुत्री कौन थी? संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। तो कई बार अलग से क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? तो आंसर होगा श्रीलंका देश में भेजा था। और नाम पूछे तो महेंद्र उसके पुत्र का नाम था और संघमित्रा उसकी पुत्री का नाम था।